अ वेरी गुड इवनिंग एंड ओम शांति टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने आपके साथ सीक्वेंस एंड सीरीज को स्टार्ट किया था और बेसिक एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 9.3, लेकिन उससे पहले मैं आपका बेस बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए हमें सीक्वेंस की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। और आपको मालूम है, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सीक्वेंस का मतलब होता है ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स जो एक फिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो मैं इसी डेफिनेशन से अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। दो चार एग्जांपल आपके सामने मैं स्क्रीन पे नोट करूंगा, जिससे कि हमारा बेस क्लियर हो जाएगा और हम एक्सरसाइज 9.2 को एकदम अच्छी तरह से सोल्व कर पाएंगे। तो एग्जांपल आपके सामने कुछ इस तरह से हैं। तो देखिए, हमने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स नोट करे हैं। आइए पता लगाते हैं कि इन एग्जांपल्स के अंदर कौन सा डेफिनेट प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले है हमारे पास 1 1 2 6। आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मुझे 1 से 1 तक जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1 करना पड़ेगा। अगर हमें 1 से 2 तक जाना है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमें 2 से 6 तक जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल के अंदर अगर हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो हमें मल्टीप्लाई का यूज करना पड़ेगा, वो भी एक नंबर इंक्रीज करके। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 है तो एक नंबर इंक्रीज करेंगे, मल्टीप्लाई 2 एक नंबर इंक्रीज करेंगे, मल्टीप्लाई 3 एक नंबर इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई बाय 4, ये वाला नंबर आएगा आपके पास 24। इसी तरह अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो 1 से लेके 3 तक जाने के लिए हमें +2 करना पड़ेगा। 3 से लेके 5 तक जाने के लिए भी हमें +2 करना पड़ेगा। 5 से लेकर 7 तक आने के लिए भी हमें +2 करना पड़ेगा। तो हमें सेकंड एग्जांपल के अंदर अगर 7 से नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो हमें डेफिनेटली उसके अंदर +2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा 9। इसी तरह थर्ड एग्जांपल के अंदर हमें 2 से 3 तक आने के लिए मल्टीप्लाई 1 और +1 करना पड़ेगा। 2 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 में 1 प्लस करेंगे 3। 3 से 7 तक आने के लिए आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 करना पड़ेगा। 3 इंटू 2 6, 6 + 1 करेंगे 7। 7 से 22 तक जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 3 + 1 करना पड़ेगा। 7 इंटू 3 21, 21 में 1 प्लस करेंगे 22। तो अगर हमें 22 से नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो हमें इसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई बाय 4 और ऐड करेंगे +1, तो यहाँ पर हमारी टर्म निकल कर आ जाएगी। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें तो 8 से 12 तक जाने के लिए हमें +4 करना पड़ेगा। 12 से 16 तक आने के लिए भी +4 करना पड़ेगा और 16 से 20 तक आने के लिए भी +4 करना पड़ेगा। तो इन चार एग्जांपल के अंदर अगर मैं सेकंड और फोर्थ की बात करूं तो हम इसके अंदर नेक्स्ट टर्म को लाने के लिए एक सेम कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं। कांस्टेंट फोर्थ वाले पार्ट में +4 है और सेकंड वाले पार्ट में +2 है। तो अगर हम इस तरह की एक सीक्वेंस बनाएं जहां पर नेक्स्ट टर्म को लाने के लिए हमें एक फिक्स कांस्टेंट ऐड करना पड़े तो उसको कहा जाता है अरिथमेटिक सीक्वेंस। और हमारी एक्सरसाइज 9.2 इसी अरिथमेटिक सीक्वेंस के ऊपर बेस है। तो आप यहाँ पर इसको किस तरह से नोट करेंगे, ये जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है और जो हमारा फोर्थ वाला पार्ट है, ये दोनों के दोनों अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाते हैं। और अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम इन शॉर्ट में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसको नोट किया जाता है एपी से। तो हमारी एक्सरसाइज 9.2 से स्टार्ट होती है एपी। हमें एक्सरसाइज 9.2 से स्टडी करना है एपी, और हमें इस एपी के अंदर टोटल 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो हमें एपी की nth टर्म पढ़नी है, फिर हमें इस एपी का सम पढ़ना है, और फिर हमें इस एपी के अंदर अरिथमेटिक मीन पढ़ना है। तो जो nth टर्म है वो एक्सरसाइज 9.2 है, जो हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 के अंदर हम एपी का सम पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 9.4 के अंदर हम एएम पढ़ेंगे। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप डायरेक्टली एक्सरसाइज 9.2, 9.3 या फिर 9.4 को स्टडी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे सजेशन ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने लेवल को इंक्रीज करें, जैसे कि आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एपी में उसकी nth टर्म क्या रहती है। तो फटाफट से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीटली बेस्ड रहने वाली है nth टर्म ऑफ एपी पर। चलिए तो अपनी नोटबुक ओपन करिए और उसमें लिखिए एक्सरसाइज 9.2, और 9.2 कंप्लीटली बेस्ड रहेगी हमारी nth टर्म ऑफ एपी पर। सो आप उसके नीचे हेडिंग लगाएंगे nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है a + n - 1 मल्टीप्लाई बाय डी। यहाँ पर n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड होती हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें बोला जाएगा कि आपको कौन सी नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, तो वो हमारा n रहेगा। यहाँ पर जो a है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, जहां से AP बनना स्टार्ट होता है। तो a = फर्स्ट टर्म, एंड हमारा जो स्मॉल d है इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जो मैंने अभी आपको सेम कांस्टेंट कहा था
उस सेम कांस्टेंट को कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल डी से। आइए एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एपी कुछ इस तरह से है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। आपको इस एपी की बतानी है 9th टर्म क्या बनेगी, राइट। आपको बताना है कि इस एपी के अंदर 9वें नंबर पे क्या आएगा। तो मैंने कहा था जो टर्म आपको फाइंड करने के लिए बोली जाएगी वो रहेगी n की वैल्यू। तो हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर n की वैल्यू है 9। सही है जी। जहां से एपी स्टार्ट होती है उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। तो एपी 1 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल a इज इक्वल टू 1। बात आती है कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस का मतलब है इन टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आप यहाँ पे देखिए डिफरेंस d इज इक्वल टू 1 से लेके 3 में 2 का डिफरेंस है, 3 से लेके 5 में भी 2 का डिफरेंस है, 5 से लेके 7 में भी 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर हमारे d की वैल्यू आएगी 2, लेकिन इसको एक लिखने का प्रॉपर वे होता है। आप इस d को इस तरह से लिखते हैं सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है वो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म, सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म। तो जो d की वैल्यू हम निकालते हैं वो इस तरह से निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है 3, फर्स्ट टर्म है 1, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2। ठीक है, ये छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल है। हमने यहाँ पे ऐसे ही पता लगा लिया कि 1 से 3 में 2 का गैप है, 3 से 5 में 2 का गैप है। लेकिन जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, a2 माइनस a1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म यानी कि a2, फर्स्ट टर्म यानी कि a1। तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। तो आप इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर d डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और फॉर्मूला लगाकर भी लिख सकते हैं। अब हमें बताना था कि इसके अंदर 9th टर्म की वैल्यू क्या है, तो हम उसको यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे a9। ठीक है, ये जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा है हम इसको ऐसे लिखते हैं a बेस n, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a9 इज इक्वल टू n की जगह पे 9 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू बन जाएगी a प्लस 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। a की वैल्यू देखो हमें एपी में कितनी दी हुई है, तो a की वैल्यू है अपने पास 1, तो a की जगह पे 1 लिखेंगे, प्लस 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 और कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2, 8 इंटू 2 करेंगे 16, 16 में 1 प्लस करेंगे 17, तो हमारी 9th टर्म आएगी 17। यानी कि अगर मैं इसको 9वें नंबर तक लेके जाऊं तो 9वें नंबर पे नंबर आएगा 17। तो इस तरह के बेसिक से क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 9.2 में करेंगे और थोड़े से हाई लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन एकदम बेसिक से हाई लेवल, एकदम ही बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके सामने। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे करके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सबसे बेसिक आपके सामने आ गया है। फटाफट से आप क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करेंगे एक बार। सो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है शो दैट द सीक्वेंस इज एन एपी। किसी भी एक सीक्वेंस को एपी होने के लिए उसकी कॉमन डिफरेंस यानी कि जो फिक्स कांस्टेंट है उसके अंदर ऐड हो रहा है वो सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीक्वेंस नोट करेंगे, इसका ए पार्ट करने जा रहे हैं। सीक्वेंस है 7 2, 7 2 के बाद है -3, फिर है -8। सो 7 2 -3 और -8, इसी तरह ये कहानी चलती जा रही है। आपको बस इसके अंदर ये देखना है कि क्या इनका डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो 7 से 2 तक जाने के लिए आपको -5 करना पड़ेगा। 2 से -3 तक आने के लिए 2 में ऐसा क्या करें कि -3 आ जाए, तो अगेन यहाँ पर -5 करना पड़ेगा। इसी तरह -3 से -8 तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हर टर्म्स के बीच में सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी है। अब उसको लिखते कैसे हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इन दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस हमने निकाला है, ये बनेगा D1। इन दोनों टर्म्स के बीच में हमने जो डिफरेंस निकाला है ये वाला बनेगा D2, और इन दो टर्म्स के बीच में हमने जो डिफरेंस निकाला है ये वाला, इसको बोलते हैं D3। सही है। तो D1 क्या हमने कैसे निकाला, इन दोनों को माइनस करके निकाला। ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, तो हमने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। सो A2 माइनस A1, A2 का मतलब है 2, A1 का मतलब है 7, तो आंसर आ गया -5। अगर आप इसके अंदर अपनी मर्जी से लिखोगे A1 माइनस A2 तो बनेगा 7 माइनस 2 यानी कि +5, जो गलत है। हमने यहां से यहां माइनस करना है, इधर से इधर माइनस करना है। इसी तरह जब मैं D2 की वैल्यू फाइंड करूंगा तो इस -3 से यहां माइनस करूंगा, -3 से यहां माइनस करूंगा। -3 तीसरे नंबर पे है तो तीसरे नंबर में से दूसरा नंबर माइनस करूंगा। इसका मतलब है A3 में से A2 माइनस करूंगा। A3 की जगह पर -3 और A2 की जगह पर 2, दोनों को माइनस करेंगे तो बनेगा -5। अब आप मुझे बताओ D3 कैसे बनेगा। तो D3 यहां से यहां माइनस करना है, इधर से इधर माइनस करना है, चौथे नंबर में से तीसरा नंबर माइनस करना है।
तो ये वाली वैल्यू बनेगी अपने पास a4 माइनस a3 विच इज इक्वल टू -8 माइनस a3 खुद नेगेटिव नंबर है तो ब्रैकेट में आएगा -3, माइनस माइनस कटेंगे वैल्यू बनेगी +3, -8 +3 करेंगे तो -5। इसके बाद हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे एज d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 विच इज इक्वल टू -5। सो गिवन सीक्वेंस इज AP। इस तरह से आपको अपने एग्जाम में नोट करना है। ओके, अब इसके बाद हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी जनरल टर्म बताइए। जनरल टर्म मतलब कि nth टर्म बताइए। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला नोट करेंगे nth टर्म का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d तो आपने फाइंड कर लिया, यहाँ पर -5 है। एक बार दोबारा यहाँ पे नोट कर देते हैं, d की वैल्यू -5 है। a की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a मतलब जहां से AP स्टार्ट हुई थी, तो AP स्टार्ट हुई है 7 से, इसका मतलब है A की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस nth टर्म हमें फाइंड करनी है। जनरल टर्म का मतलब nth टर्म हमें फाइंड करना है, तो n अपनी जगह पे सेम रहेगा, n-1, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है -5। तो ये बनेगा अपने पास 7 प्लस -5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5n आएगा, -5 को -1 से करेंगे तो +5 आएगा, प्लस के 7 में +5 करेंगे तो 12 -5n सेम। तो हमारा आंसर आ गया 12 5n। इस AP की nth टर्म है 12 5n। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट कहता है कि आप शो करके दिखाइए जो सीक्वेंस है 2n² + 1 वो AP नहीं है। तो इसको करने के लिए देखो, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट करा d1 d2 d3 निकाला, इसके अंदर भी हमें डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि डिफरेंस को फाइंड करने के लिए इस तरह का सीक्वेंस नहीं दे रखा, तो हम उसके अंदर सबसे पहले सीक्वेंस बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे वो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। इसके सेकेंड पार्ट को मैं यहाँ पे सोल्व करता हूं। यहाँ पे बी पार्ट सोल्व करेंगे। बी पार्ट के अंदर बोल रहा है कि जो इसकी nth टर्म है वो 2n² + 1 है। यही है ना दोस्तों, 2n² + 1। तो याद करो, मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी सिखाई थी, वही आपको यहाँ पे करना है। तो आप यहाँ पे बस d1 d2 चेक करोगे, d1 d2 यानी कि आपको टोटल 3 टर्म्स निकालनी है। तो यहाँ पे आप n को पुट कर दो 1। जब आप n को 1 पुट करोगे तो आपके पास a1 आएगा, ये बनेगा 2 × 1 का स्क्वायर + 1 विच इज इक्वल टू 2 + 1 3। सही है ना। इसके बाद फिर यहाँ पे पुट करो n इज इक्वल टू 2, ये बनेगा आपके पास a2 विच इज इक्वल टू 2 × 2 का स्क्वायर + 1। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 में 1 प्लस करेंगे 9। फिर आप यहाँ पे लिखो n इज इक्वल टू 3, ये बनेगा a3 इज इक्वल टू 2 × 3 का स्क्वायर + 1। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, 18 में 1 प्लस करेंगे तो बनेगा ये 19। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, आप यहाँ पे इसको ऐसे नोट कर दें कि हमने जो सीक्वेंस फाइंड करा है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले 3 है, 3 के बाद 9 है, 9 के बाद 19 है। तो आप इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस चेक करोगे तो वो बनेगा d1, और इन दोनों टर्म्स के डिफरेंस चेक करोगे तो ये बनेगा d2। d1 बनेगा इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस यानी कि a2 - a1। So a2 - a1 is 9 - 3 which is equal to 6, and for d2 you need to difference a3 and a2, third term and second term का difference। So d2 is equal to a3 - a2 which is equal to 19 - 9 जो कि आ गया 10। और आप जानते हैं 6 और 10 इक्वल नहीं होता, 6 और 10 इक्वल नहीं होता। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे एज d1 इज नॉट इक्वल टू d2, d1 और d2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस AP नहीं है। सो सीक्वेंस इज नॉट एन AP। तो इस तरह से आपको अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सोल्व करके आना है। सही है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम करेंगे इसका सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी एकदम बेसिक है। कहता है कि कॉमन डिफरेंस बताओ और कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स बताओ। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -1 1/4 3/2। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -1 1/4 एंड 3/2। ऐसे ही आना, एक बार मैं चेक कर लूं। यस, -1 1/4 3/2 हमें बताना है डिफरेंस। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस D। दो तरीके हैं, या तो आप इन दो फर्स्ट 2 टर्म्स को माइनस कर दो, या फिर आप इन लास्ट 2 टर्म्स को माइनस कर दो। अगर फर्स्ट 2 टर्म्स को माइनस करोगे तो a2 - a1, लास्ट 2 टर्म्स को माइनस करोगे तो a3 - a2। तो हम फर्स्ट 2 टर्म्स को माइनस कर देते हैं। हमें 1/4 में माइनस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1/4 में माइनस करना है ये वाला। तो ये खुद नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट के अंदर -1। माइनस माइनस कट होगा तो अपने पास वैल्यू बनेगी 1/4 + 1। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो बन जाएगा 5/4
तो हमारे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 5/4। अब इसके बाद हमें इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स बतानी है। 3 टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है, इसके आगे की 4 टर्म्स हमें बतानी है। तो देखो इसके आगे की 4 टर्म्स में यहाँ पे पहले ऐसे लिखता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये मैंने अपने लिए लिखा है कि हमें आने वाली 4 टर्म्स बतानी है। तो जो फर्स्ट वाली टर्म बनेगी वो इस 3/2 में प्लस हो जाएगा 5/4। सो 3/2 में प्लस करेंगे 5/4 विच इज इक्वल टू 2 एंड 4 का एलसीएम लेंगे तो वैल्यू रहेगी 4। सही है ना। 2 के टेबल पे 4 आएगा, 2 पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस करेंगे 5, ये बनेगा अपने पास 11/4। अब इसकी सेकंड टर्म यानी कि इससे अगले वाली टर्म बताने के लिए आपको 11/4 में प्लस करना पड़ेगा 5/4, तो ये बनेगा आपके पास 16/4। थर्ड टर्म को बताने के लिए यानी कि हमारे अकॉर्डिंग जो तीसरे नंबर वाली टर्म है वो बनेगी 16/4 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना था 5/4। 16 प्लस 5 करेंगे तो आंसर बनेगा 21/4। आप सोच रहे होंगे कि सर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, कर दो। यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 4। यहाँ पे मैंने इनको ऐड करना था इसलिए डिवाइड नहीं करा। अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करके लिख देते हैं 4। अगर हमें अब इसकी फोर्थ टर्म बतानी है तो फोर्थ टर्म इस तरह से बनेगी 21/4 प्लस कॉमन डिफरेंस 5/4। 21 में 5 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 26/4। इसको भी हम कट कर देते हैं 2 के टेबल से, तो ये बन जाएगा अपने पास 13/2। तो हमारे आने वाली इससे जो आगे की 4 टर्म्स है वो इस तरह से हैं 11/4, 4, 21/4 एंड 13/2। तो इस तरह से हम इसका सेकंड वाला पार्ट भी कर लेंगे। सेकंड वाले पार्ट के अंदर है हमारे पास x प्लस वाई, x माइनस वाई एंड x माइनस 3y। तो इसका सेकंड वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हमें बोला हुआ है x प्लस वाई, इसके बाद है x माइनस वाई, इसके बाद है x माइनस 3y। इसके आगे की 4 टर्म्स हमें बतानी है और कॉमन डिफरेंस हमें बताना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस d। सेम तरीका है, फर्स्ट 2 टर्म्स को माइनस करेंगे। सो x माइनस वाई में माइनस करेंगे ये वाली टर्म। ये वाली टर्म्स के जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, माइनस की वजह से नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस x माइनस वाई, x और x कैंसिल हुआ, आंसर बन गया -2y। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है -2y। ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे जैसे लिखा था यहाँ पे नोट कर देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि हमें इसके आगे की 4 टर्म्स बतानी है। तो जो पहली टर्म बनेगी वो इसके अंदर -2y करने पे बनेगी। सो x माइनस 3y में माइनस करेंगे 2y, आंसर बनेगा x माइनस 5y। फिर जो उसके भी आगे वाली टर्म है वो इसके अंदर -2y करने पे बनेगी। सो x माइनस 5y में माइनस करेंगे 2y, आंसर बनेगा x माइनस 7y। जो तीसरी टर्म है हमारे अकॉर्डिंग वो इसके अंदर -2y करने पे बनेगी। सो x माइनस 7y में माइनस करेंगे 2y, आंसर बन जाएगा x माइनस 9y। इसी तरह जो चौथे नंबर पे आएगा वो बनेगा x माइनस 9y माइनस 2y विच इज इक्वल टू x माइनस 11y। तो हमारे इसके सेकंड पार्ट का आंसर आया कॉमन डिफरेंस है -2y, और इसके आगे आने वाली 4 टर्म्स हैं x माइनस 5y, 7y, 9y और 11y। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका लेवल अपग्रेड किया जाएगा। चलिए करिए इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जी, थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी 2 पार्ट हमें दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें 15वीं टर्म बतानी है और हमें सीक्वेंस कुछ इस तरह से दी गई है, √2 के बाद है √8, √8 के बाद है अपने पास √18 और √18 के बाद है अपने पास √32। ऐसा ही है ना, बिल्कुल 100% ऐसा ही है। तो आप पहले देखो, हम इसके अंदर ना कॉमन डिफरेंस ऐसे नहीं फाइंड कर सकते, तो हमें अपने इस सीक्वेंस को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रहेगा √2, √8 का अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 2√2। अरे समझे नहीं क्या आप लोग? हमने 8 का एलसीएम ले लिया तो 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और फिर 2 1 जा 2। 8 के ऊपर रूट था तो हमने इन 2 पेयर को बाहर निकाल दिया और 2 को अंदर लिख दिया, तो जो √8 की वैल्यू है बन गई 2√2। इसी तरह √18 जो है ये बन जाएगा अपने पास 3√2 और जो 32 है वो बन जाएगा अपने पास 4√2। तो अब हम सीक्वेंस इसको कंसीडर करेंगे। इसको कंसीडर करते हुए हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, यानी कि एपी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो एपी √2 से स्टार्ट हुई। अगर मैं बात करूं कॉमन डिफरेंस की तो इन दोनों को माइनस करना है आपको। सो यू कैन राइट 2√2 में से माइनस करेंगे √2, वैल्यू बनेगी पॉजिटिव √2। एकदम सिंपल है। क्वेश्चन क्या रहा है, 15वां नंबर बताओ। तो A15 इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। n की जगह पे 15 लिखूंगा तो यहाँ पे 15 आएगा, 15 माइनस 1 करूंगा तो बन जाएगा 14d। तो A15 की वैल्यू बनेगी A प्लस में 14d विच इज इक्वल टू, A कितना है, वट इज द वैल्यू ऑफ A, √2। ये है 14 मल्टीप्लाई d कितना है, √2। तो इनको ऐड कर दो,
14√2 में √2 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 15√2। तो इसकी जो 15वें नंबर पे टर्म आएगी वो बनेगी 15√2। बताइए आपको कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ पर कुछ बच्चों का डाउट आया कि सर हमने अभी के अभी बुक को ओपन करा और बुक ओपन करने पे आंसर आ रहा है √450। बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको इसको उस वाले आंसर से मैच करवाना है, ये वाला आंसर भी एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको उस वाले आंसर से मैच करवाना चाहते हो तो उस वाले आंसर से मैच करवाने के लिए आपको इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। इस 15 को अंदर लेके जाना पड़ेगा। 15 को जब अंदर लेके जाएंगे तो बन जाएगा 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। 15 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा अपने पास है 225। 225 का 2 गुना करेंगे तो आपके आंसर से मैच हो जाएगा √450। ठीक है, ये वाला आंसर यहां तक भी एकदम सही है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो मारो गोली, 15√2 इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर हमें सीक्वेंस दिया गया है x+b, x+3b, x+5b। हमें बताना है कि जनरल टर्म क्या होगा। जनरल टर्म का मतलब है आपको बताना है ए एन की वैल्यू क्या बनेगी। फॉर्मूला होता है इसका a+n-1 मल्टीप्लाई डी। आपको बस इसके अंदर a और d चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो a क्या है। a का मतलब AP जहां से स्टार्ट होती है तो AP x+b से स्टार्ट हो रही है तो a है x+b। कॉमन डिफरेंस का मतलब है इन फर्स्ट टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है। तो आप इसे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे a2 माइनस a1 विच इज इक्वल टू x+3b माइनस a1 की टर्म के पास दो नंबर हैं तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा -x और -b। x और x कैंसिल हुआ, d की वैल्यू आ गई अपने पास 2b। बस हमें a और d चाहिए था, वहां पे पुट करेंगे आंसर बनेगा। सो an इज इक्वल टू a की वैल्यू है x+b। इसमें प्लस करेंगे n-1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू हमने फाइंड करी है 2b। यहाँ पे ध्यान से देखो x+b तो सेम रहने वाला है। इस 2b को इस n से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बनेगा 2nb और इसको जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बनेगा -2b। प्लस के b में से माइनस का 2b करोगे तो आपके पास ये आंसर इस तरह से आएगा x प्लस, पहले मैंने लिख दिया 2nb और इन दोनों का माइनस में यहाँ पे लिख रहा हूँ b। इसमें से कॉमन ले लो, आपके पास कॉमन आएगा b, तो x के साथ में b कॉमन और यहाँ पे आएगा अपने पास 2n-1। यही आपके बुक में आंसर दिया हुआ है। इसकी जनरल टर्म निकल कर आएगी x+b मल्टीप्लाई बाय 2n-1। चलिए फिर देखिए फोर्थ टर्म के अंदर हमें nth टर्म दे रखी है और हमें बोला गया है जो an की वैल्यू है वो -2n+5 है और हमें बताना है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखिए मैंने आपको अभी जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उसके अंदर यही बताया है कि कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, यानी कि हमें इसकी nth टर्म का यूज करते हुए a2 और a1 की वैल्यू चाहिए। तो अगर मुझे इसमें से a1 की वैल्यू चाहिए तो मैं n को 1 पुट करूंगा और अगर मुझे इसमें से सेकंड टर्म की वैल्यू चाहिए तो मैं n को 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा। अगर मैं n को 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये बनेगा a1 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 1+5 विच इज इक्वल टू -2+5 विच इज इक्वल टू +3। एंड अगर मैं यहाँ पर n को 2 पुट करूंगा तो ये बनेगा a2 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 2+5 या आपके पास बनेगा -4+5। टोटल मिला के वैल्यू रहेगी 1। एकदम सिंपल है, a2 भी आ गया a1 भी आ गया। a2 की जगह पर a2 लिखेंगे 1, a1 की जगह पर a1 लिखेंगे 3, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2। सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2। इस क्वेश्चन का मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट कुछ इस तरह से है, अगर आपको एक लीनियर जनरल टर्म दी जाए, लीनियर यानी कि n के ऊपर डिग्री 1 हो, तो आप वहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा वो इस n का कोफिशिएंट होगा, यानी कि यहाँ पर है -2 तो हमारे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आएगी -2। सपोज करो कि आपके पास कुछ इस तरह से होता है an इज इक्वल टू n+4, तो आपको बस ये देखना था कि n का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ n। तो यहाँ पे n के साथ में जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो आप लिख सकते हैं जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा वो 1 होगा। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, इतना सब कुछ करने की बजाय आप चेक करना व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ n, वो आपका आंसर होगा। ये मैंने आपको बताया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना कि अगर an की वैल्यू -3n हो तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए कि इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें एक एपी दी गई है। इस एपी की हमें 18वीं और 23वीं नंबर की टर्म बतानी है क्या है। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि जो an की वैल्यू होती है वो a+n-1 मल्टीप्लाई d होती है। अगर मैं यहाँ पे n को 18 पुट करूंगा तो ये बनेगा a18 इज इक्वल टू a + 17d। n की जगह पे 18 डाला तो a+ में 17d।
और अगर मैं इसी तरह यहाँ पर n को 23 पुट करूंगा तो मेरा आंसर बनेगा a23 इज इक्वल टू a प्लस में 22d। अब मुझे यहाँ पर a और d की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे स्मॉल a इज इक्वल टू, जहां से AP स्टार्ट हुई है तो AP स्टार्ट हुई है -1 से, तो स्मॉल a इक्वल टू -1। फिर हमें यहाँ पे देखना है कि कॉमन डिफरेंस d कितना है, तो d इज इक्वल टू इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस बनेगा। तो 5 में से हमें माइनस करना है, ये फर्स्ट वाली टर्म नेगेटिव है तो ब्रैकेट में आएगी 5 माइनस ऑफ -1, कैंसिल आउट होकर आंसर बना देंगे 6, तो d की वैल्यू है 6। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे a18 इज इक्वल टू, हमने वहां पे फाइंड करा हुआ है a प्लस में 17d विच इज इक्वल टू -1 प्लस में 17 मल्टीप्लाई -6। अगर मैं 17 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम द 102। सो -1 में माइनस करना है -102, ये आपके पास आंसर आएगा -103। बताइए क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। फिर हमें यहाँ पे फाइंड करना है a23। सो a23 इज इक्वल टू a प्लस में 22d। a की वैल्यू है -1 और प्लस करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस है 6। 22 को अगर मैं 6 से गुना करूंगा तो बनेगा 132, तो यह आएगा -1 प्लस में 132। 132 में से 1 को कम करेंगे तो बन जाएगा 131। तो इसकी 23rd टर्म है 131 और इसकी 18वीं टर्म है -108। सॉरी मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैंने d को -6 लिख दिया। d यहाँ पर अपना पॉजिटिव 6 है, देखो यहाँ पे d +6 है ना, तो यहाँ पे +6 रहेगा, ये वाला नंबर यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे ये वैल्यू कट के बन जाएगी 101। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म 22 बनेगी। इस एपी की कौन सी टर्म -22 बनेगी। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर एज्यूम कर लेंगे कि ये एपी सिर्फ और सिर्फ -22 तक ही गई है, और अगर ये -22 तक गई है तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये इस एपी की nth टर्म है। सर ये एपी की nth टर्म है, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे an इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन -22। ऑलवेज रिमेंबर, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपको एज्यूम कर लेना है जो भी आपका लास्ट में लिखा हुआ है वो आपका nth टर्म है, और nth टर्म को हम डिनोट करते हैं an से। तो यहाँ पे अब an का फॉर्मूला नोट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। वेरी सिंपल फॉर्मूला, यू नीड जस्ट a और d, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो a और d की वैल्यू निकलेगी इस AP में से। a का मतलब होता है AP जहां से स्टार्ट हो रही है, तो हम लिख सकते हैं a की वैल्यू है 5 क्योंकि AP 5 से स्टार्ट हो रही है। फिर हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस d, तो उसके लिए हमें यहां से यहां माइनस करना है सेकंड में से फर्स्ट को। सो 2 में से 5 माइनस करेंगे, d आएगा -3। ध्यान से वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह पर 5 प्लस n-1 सेम टू सेम रहने वाला है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पे ध्यान से पुट करना है -3 विच इज इक्वल टू -22। इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर बनेगा, तो ये प्लस का 5 यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो 22 में मैं -5 करूंगा तो बन जाएगा -27। तो यहाँ पर लिखेंगे -27, यहाँ पे -3 को आगे नोट कर देंगे और ये बनेगा n-1। माइनस के 23 से माइनस का 27 कट हो गया, यहाँ पे आ गया 9। तो आप लिख सकते हैं कि n-1 की वैल्यू है 9 और यू कैन सी द n इज इक्वल टू 10। यानी कि इस एपी में 10वें नंबर पर -22 लिखा हुआ होगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 10th टर्म। ठीक है, 10th टर्म इज 22। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप अपनी स्क्रीन पे 2 पार्ट्स देख रहे हैं। टोटल इसके अंदर 3 पार्ट्स थे, फर्स्ट और थर्ड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसका सेकंड वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है। तो फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमें बताना है कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 करा है वैसे ही सोल्व करेंगे। जो लास्ट में 205 लिखा हुआ है, मानेंगे कि 205 तक ही एपी स्टॉप हो गई, और अगर ये एपी 205 पे स्टॉप हो गई तो 205 इस एपी की nth टर्म है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले नीचे नोट करेंगे an इज इक्वल टू 205। an का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 205। a का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल a इज इक्वल टू 7 बिकॉज 7 से ap स्टार्ट हो रही है। एंड फिर यहाँ पे लिखना है d, तो d बनेगा 13 - 7, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस। सो 13 - 7 यानी कि आंसर आ गया 6। यहाँ पे ध्यान से वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह पर 7 प्लस n-1 सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 205। 7 पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर जाएगा तो नेगेटिव होगा। 205 में से अगर मैं 7 माइनस करूंगा तो मेरे पास ये आंसर कितना बनेगा बताओ जरा।
इट विल बिकम 198। तो यहाँ पे रहेगा 6 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 इज इक्वल टू 198। अब हमें 6 और 198 को डिवाइड करना है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ये आएगा अपना 6 3 जा 18, अगेन 6 3 जा 18, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू है 33, तो हम लिख सकते हैं n की वैल्यू है 34। n की वैल्यू 34 होने का मतलब यह है कि इस एपी के अंदर टोटल 34 टर्म्स हैं। अब हमें सेकंड वाले पार्ट के अंदर k की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है कि ये तीनों टर्म कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं एक एपी की। कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी कि इस तरह से, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, इस तरह से कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, और ये हमारी थर्ड टर्म है। इन तीन टर्म्स का यूज करके मैं यहाँ पे दो कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा D1। D1 का मतलब होता है फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस। सो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो बन जाएगा अपने पास 4k माइनस 6 माइनस, एकदम ध्यान से यहाँ पर दो टर्म्स लिखी हुई हैं, इन दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस के और माइनस 2। 4k में से k माइनस करेंगे तो बनेगा 3k, माइनस 2 माइनस 6 करेंगे तो बनेगा माइनस 8। D1 की वैल्यू है 3k माइनस 8। फिर यहाँ पे फाइंड करेंगे D2। D2 का मतलब है इन सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस। तो थर्ड टर्म है अपने पास, पहले मैं यहाँ पे पूरा नोट कर देता हूँ, थर्ड में से सेकंड माइनस करना है। सो थर्ड टर्म है अपने पास 3k माइनस 2। सेकंड टर्म के आगे माइनस साइन है, तो इस वाली पूरी टर्म का साइन चेंज होगा, तो बन जाएगा माइनस 4k और प्लस 6। 3k में से मैं 4k माइनस करूंगा तो बनेगा माइनस के, प्लस के 6 में माइनस 2 करेंगे तो बनेगा प्लस का 4। हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि तीनों की तीनों एक एपी की टर्म्स हैं, तो इसका मतलब है D1 और D2 इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ। इसी तरह आपको अपने पेपर में नोट करना है D1 इज इक्वल टू D2। D1 की वैल्यू है अपने पास 3k माइनस 8 और D2 की वैल्यू है अपने पास माइनस k प्लस 4। ये माइनस के यहाँ पर आएगा तो पॉजिटिव होगा, यानी कि बन जाएगा 4k, 34 नहीं 4k बनेगा। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इट विल बिकम 4k विच इज इक्वल टू माइनस 8, यहाँ पे जाएगा तो प्लस 8 और प्लस 4 बन जाएंगे अपने पास 12। 4 और 12 कैंसिल हो गया 3 पर, तो हमारे पास k का वैल्यू आ गया 3। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमने D1 निकाला, D2 निकाला, दोनों को एक दूसरे से इक्वेट करा, तो हमारा आंसर आ गया k इज इक्वल टू 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें फर्स्ट टर्म और 10th टर्म की वैल्यू दे रखी है 4 और 14। हमें बताना है कि इसकी 30th टर्म क्या होगी। तो पहले फाइंड करते हैं कि इसकी 30th टर्म क्या बनेगी। तो हम यहाँ पर साइड पे लिखते हैं, फॉर्मूला रहता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। हमें यहाँ पर n की वैल्यू पुट करनी है इधर से 30। सो n इज इक्वल टू 30, तो ये बनेगा a30 इज इक्वल टू a प्लस 30 में से 1 माइनस करूंगा तो बन जाएगा 29, ब्रैकेट रहने देते हैं। सो वी नीड टू फाइंड द a प्लस 29d, राइट। देखिए मैं जानता हूं कि आपने ये सब छोटी छोटी चीजें क्लास 10th में पढ़ी हैं और आप सभी 10th क्लास से पढ़कर 11th क्लास में आए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बेसिक से जाकर इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई भी अगर 1% भी ऐसा बच्चा हो जिसने ये सब चीजें पहले नहीं पढ़ी हो या फिर पहले ध्यान से ना पढ़ी हो, तो उन सब चीजों को ये इजीली रिकैप कर सके। और अगर जिस बच्चे को ये सब बेसिक चीजें आती हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, ऑडियो स्पीड को इंक्रीज करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आप जैसे ये वीडियो 1 घंटे की बनेगी तो आपके लिए उसको 2x स्पीड पे करने पे वो 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो वो आपके ऊपर है, अगर आपको सारी बेसिक चीजें मालूम है तो आप फटाफट वीडियो देख सकते हैं, राइट। सो आगे बढ़ेंगे अब हम। फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 4। तो फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, जहां से AP स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ लिख देते हैं हमारे पास A की वैल्यू है 4। इसके बाद दे रखा है 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब है A बेस 10। 10th टर्म हमें दे रखी है 14। जैसे मैंने यहाँ पर 30th टर्म निकाला है a प्लस 29d, वैसे ही हम यहाँ पे 10th टर्म की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये बन जाएगा a प्लस 9d इज इक्वल टू में आएगा अपने पास 14। देखो यहाँ पे a की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं। सो 4 प्लस 9d, 19 नहीं 9d इज इक्वल टू 14। एकदम सिंपल। 4 पॉजिटिव है, वहां पे जाके नेगेटिव होगा तो अपने पास वैल्यू बना देगा 10। इसका मतलब है d की वैल्यू आएगी 10/9। बताइए क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट? एक बार देखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको। a की वैल्यू 4 थी, हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली 29d। अब हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू 4 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय
डी की वैल्यू पुट करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 9। देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा 4 प्लस में 290 डिवाइडेड बाय 9, सही है ना। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बनेगा, यानी कि मुझे 290 में प्लस करना है 36, तो 6 का 6 रहेगा, 29 में 3 प्लस करेंगे तो 32 बन जाएगा, तो इट विल बिकम 326 डिवाइडेड बाय 9। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 326 डिवाइडेड बाय 9। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए, अगर कहीं पे कोई डाउट आपको आता है तो मुझसे पूछिए। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर जी आपने आंसर गलत कर दिया, हमने बुक में चेक करा है। तो यार मैंने आंसर गलत नहीं करा, अपने एंड से मैंने पूरा सही करा, बस क्वेश्चन को मैंने गलत पढ़ लिया। इसमें जो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दे रखी है वो -4 दे रखी है, और मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन +4 लेके सोल्व कर दिया है ना। तो अगर मैं इसको -4 लेके सोल्व करूंगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे जाके ये 18 बनेगा, तो यहाँ पर डी की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, उसको आप रहने दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सोल्व कर देते हैं। हमें यहाँ पे फाइंड करना था A30, तो A30 बनेगा A प्लस में 29D विच इज इक्वल टू A की वैल्यू है -4 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 2। 29 का अगर मैं डबल कर दूंगा तो ये बन जाएगा 58। सो 58 में से -4 कर देंगे तो बनेगा 54। सो 54 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जिस तरह से मेरे से मिस्टेक हुई, तो मैंने अभी बुक में आंसर चेक करा तो मुझे पता चल गया कि मैंने -4 लिखा था, लेकिन आप एग्जाम में ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से उसका आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा 54। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें सेकंड टर्म, 31st टर्म और लास्ट टर्म दी गई है 7 3/4, 1/2 एंड -6 1/2। इनमें से 7 3/4 और 6 1/2 मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 7 3/4 को हम इस तरह से सोल्व करेंगे, 4 × 7 28, 28 में 3 प्लस करेंगे तो 31, तो हमारी सेकंड टर्म बनेगी 31/4। 31st में कोई दिक्कत नहीं है, इसको सोल्व करना है तो माइनस अपनी जगह पे माइनस रहेगा, बाकी सोल्व होगा। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 में 1 प्लस करेंगे 13, तो इसका आंसर बनेगा -13 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, यहाँ पर सेकंड टर्म और 31st टर्म को तो हमें समझ में आता है कि हम सेकंड टर्म को ऐसे लिख देंगे A2, 31st टर्म को हम ऐसे करके लिख देंगे A31। लेकिन लास्ट टर्म को क्या लिखेंगे, तो याद करो मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस करवाए थे उसके अंदर लास्ट टर्म मैंने कहा था एज्यूम कर लिया करो, तो लास्ट टर्म उसके अंदर एज्यूम करते हैं nth टर्म। तो यहाँ पर भी जो हमारी लास्ट टर्म है वो क्या रहेगी, nth टर्म रहेगी। और nth टर्म को हम कैसे नोट करते हैं, an से, तो an हमें दिया हुआ है -13/2। हमें बताना है कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि a फाइंड करना है, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, यानी कि n फाइंड करना है। सही है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा आप इधर। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे A2, क्योंकि हमें A2 क्वेश्चन में दिया हुआ है 31 डिवाइडेड बाय 4। A2 का मतलब है हम इसको लिख देंगे A प्लस डी, सो A प्लस डी इज इक्वल टू 31/4, ये आई इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम यहाँ पे 31st वाला लिखेंगे, सो A 31st इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है A प्लस में 31 में से एक नंबर कम करके लिखेंगे तो 30D इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। A प्लस डी की वैल्यू 31/4, A प्लस 30D की वैल्यू 1/2, ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। हम इन दो इक्वेशन का यूज करते हुए A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे, और हम इसको सोल्व करेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, राइट। इक्वेशन नंबर 2 है A प्लस 30D इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, और फर्स्ट है अपने पास A प्लस डी इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाय 4, राइट। नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड लगाने, सो माइनस माइनस माइनस, A हमारा कैंसिल हो गया, 30 में से 1 माइनस करेंगे, सो ये बन जाएगा 29D इज इक्वल टू, ये 1/2 है, ये 31/4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 माइनस 31 डिवाइडेड बाय 4। हम एक काम करते हैं, 1/2 को 2 और 2 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इसको लिख देते हैं 2 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 1/2 यहाँ से रिमूव होकर बन जाएगा अपने पास 2 डिवाइडेड बाय 4, और हम जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा -29 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे है अपने पास 29D, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 29 29 कैंसिल, तो D का आंसर आ गया -1 डिवाइडेड बाय 4। अगर हमारे पास D की वैल्यू -1/4 है तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हम A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट D इज इक्वल टू -1/4 इन इक्वेशन नंबर 1, और अपने पास इक्वेशन नंबर 1 है A प्लस डी इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाय 4। A हमें फाइंड करना है, D की जगह पर आएगा
-1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू में आएगा 31 डिवाइडेड बाय 4। ये नंबर यहां से यहां जाएगा तो पॉजिटिव, सो a इज इक्वल टू 1 में 31 प्लस होगा, बन जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 4। आप देख सकते हैं a का आंसर आ गया आपके पास 8। तो हमने a की वैल्यू फाइंड करी 8 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करी -1/4। फर्स्ट टर्म यानी कि a हमारा सोल्व हो गया। हमें बताना है नंबर ऑफ टर्म्स n। तो n फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे इस लास्ट टर्म का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म यानी कि an। सो वी हैव an इज इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाय 2। अगर हमारे an की वैल्यू 13/2 है तो यहाँ पे फॉर्मूला नोट करेंगे a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू है अपने पास 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस n माइनस 1 हमें फाइंड करना है, सेम रहेगा n माइनस 1। d की वैल्यू है अपने पास -1/4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय 4 और इक्वल टू में आएगा -13 डिवाइडेड बाय 2। देखिए जरा आप यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए। इसके आगे की कहानी मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये +8 यहाँ पर जाके नेगेटिव हो जाएगा, +8 यहाँ पर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आएगी n-1 इज इक्वल टू, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सही है। n-1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो यहाँ पर -13 डिवाइडेड बाय 2 -8, 2 और 8 का एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा -16। हम जब 16 में 13 प्लस करेंगे तो बनेगा 29, तो -29 डिवाइडेड बाय 2, सही है जी। यहाँ पे आएगा अपने पास n-1 और इसके साथ में कॉमन डिफरेंस था -1/4, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय 4 और इसके ऊपर भी यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में -1/4। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो एकदम, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, इस वाले 2 से ये वाला 4 कैंसिल 2 पर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा n-1 इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई बाय 2। 29 का अगर मैं डबल कर दूंगा तो बन जाएगा ये 58। सो 58 यहाँ पर आएगा, n-1 सेम रहेगा। आप इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 59। सो देयर आर टोटल 59 टर्म्स इन दिस एपी। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमें इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट टर्म बताना था, तो हमने a की वैल्यू फाइंड करी 8। हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी थी तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर ली 59। फटाफट से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोला जा रहा है 5th एंड 7th टर्म का जो सम है वो 52 है। 5वीं और 7वीं को जब ऐड करेंगे तो 52 बनेगा। 5वीं का मतलब है A5 और 7वीं का मतलब है A7। तो हम यहाँ पर पहले इसी से स्टार्ट करेंगे, A5 में ऐड करेंगे A7, तो इसका सम बनेगा 52। इसी को थोड़ा पहले सोल्व करेंगे। तो A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D। हमेशा ध्यान रखना D के साथ में एक नंबर कम हो जाता है, तो 5 में एक नंबर कम करेंगे 4 बन जाएगा। इसी तरह 7 में एक नंबर करेंगे 6 बनेगा। तो A प्लस में 6D इज इक्वल टू 52। A में A प्लस करेंगे तो बनेगा 2A। 4D में 6D प्लस करेंगे तो बन जाएगा 10D और इक्वल टू में आएगा 52। पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। बहुत से बच्चों को यहाँ पे दिक्कत रहती है कि सर 2 से क्यों डिवाइड करा। मेरे भाई, अगर आप 2 से डिवाइड नहीं करना चाहते तो 2 को कॉमन ले लो, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे देखो 2 और 2 कैंसिल होगा, अपने पास वैल्यू आएगी A प्लस में 5D इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर, ये 26। तो ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। वेरी वेरी सिंपल टास्क। अगले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द 10th टर्म इज 46। 10वीं टर्म की वैल्यू 46 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10th टर्म का मतलब है a बेस 10, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 46। A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D इज इक्वल टू 46। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ना मानते हुए हम यहाँ से A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बन जाएगी 26 माइनस में 5D और ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे देखो A है, यहाँ पर भी A है। यहाँ पर A की वैल्यू है 26 माइनस में 5D। इसको उठा के यहाँ पे लिख दो A की जगह पे। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखोगे 26 माइनस में 5D, इसमें प्लस करोगे 9D और इक्वल टू में आएगा अपने पास 46। हमने इस A की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस का 5D और प्लस का 9D बन जाएगा 4D और ये 26 यहाँ पे जाके माइनस होगा। 46 में से 26 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। इसका मतलब D की वैल्यू आ गई अपने पास 5। बताइए क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत सारे बच्चों को एक दिक्कत होगी इसके अंदर कि सर आपने इसमें एलिमिनेशन मेथड क्यों नहीं लगाया। लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इस क्वेश्चन में मुझे इजी लगा था सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया। आपको आदत पड़ी हुई है एलिमिनेशन मेथड लगाने की, तो आप इसके अंदर भी एलिमिनेशन मेथड लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आपका बस आंसर आना चाहिए, चाहे एलिमिनेशन से आए चाहे सब्स्टिट्यूशन से आए। अब हमें चाहिए ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू के लिए यहां पर दोबारा पुट करेंगे डी को 5, तो यहां पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू 26 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5। यहां से आपके पास ए की वैल्यू आएगी 1। क्या कोई डाउट आपको यहां तक? हमारे ए की वैल्यू आ गई 1, हमारे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 5। क्वेश्चन कह रहा है कि एपी बनाओ, क्वेश्चन इज सेइंग कि एपी बनाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आप ऐसे लिख दो एपी। एपी स्टार्ट कहां से होगी, फटाफट से आंसर देते जाओ। एपी स्टार्ट होगी सर 1 से, तो यहाँ पे लिख दो 1। 1 में ऐड कर दो 5 तो अगला नंबर 6, 6 में ऐड कर दो 5 तो अगला नंबर 11, 11 में ऐड कर दो 5 तो अगला नंबर 16। कितने नंबर फाइंड करोगे? 4 नंबर बहुत है, एंड सो ऑन। ये 3 डॉट्स लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना एग्जामिनर नंबर काट देगा। तो हमारी एपी बन गई 1 6 11 16। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे कह रहे हैं सर जी क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ गया, आप तो कह रहे थे 11 करेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 आप सबके लिए होमवर्क है, एकदम हूबहू क्वेश्चन है, एकदम 10 जैसा, तो वो आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। 24th टर्म बोला हुआ है, ट्वाइस है 10th टर्म की। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24th का मतलब है A24, सो A24 बोल रहे हैं ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है 2 मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई किसमें करना है? 10th टर्म में करना है, तो बन जाएगा A10। A24 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई A10। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो बनेगा A प्लस 23D, 24 में से कम करेंगे 23D इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट में सोल्व करेंगे A10 को तो बन जाएगा A प्लस में 9D। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे रहेगा A प्लस में 23D इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2A प्लस में 18D। एक काम करो, इस वाले A को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाओ, तो 2A में से A माइनस करेंगे A आएगा। 18 को यहाँ से उठा के यहाँ ले आओ, तो 23 में से 18 माइनस करेंगे तो 5D आएगा। इसको दोबारा से राउंड करके लिख दो A इज इक्वल टू 5D। ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ है? हमारे A की वैल्यू आ गई है 5D। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग प्रूफ करके दिखाओ कि जो 72 टर्म है वो भी ट्वाइस है 34 टर्म के। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है 72 टर्म, यानी कि A72 की वैल्यू होनी चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाय 34 यानी कि A34। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइड पे थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं कि A34 का मतलब होता है A प्लस में 33D, और A72 का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए A प्लस में 71D। ये स्टेटमेंट हमें प्रूफ करनी है, तो इस स्टेटमेंट के अंदर मैं कंसीडर कर लेता हूँ राइट हैंड साइड, ठीक है भाई। हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेते हैं? राइट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, और हमें इस स्टेटमेंट की राइट हैंड साइड में बोला जा रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय A34। सो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय A34 का मतलब वहां पे से नोट कर दो, यहाँ पे A33D। 2 को A से मल्टीप्लाई करोगे, उसको छोड़ो, A की वैल्यू पुट कर दो इधर। A की वैल्यू 5D है ना, यहाँ पे पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5D प्लस में 33D। 5 में 33 प्लस करेंगे तो बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 38D। वेरी वेरी सिंपल। 38 का डबल करेंगे तो बन जाएगा अपना ये कितना, 2 8 जा 16, 76D बन जाएगा ये आपका आंसर। बताओ आपको यहाँ तक कोई दिक्कत? इसकी जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो है अपने पास 76D। सर ये कैसी वैल्यू है? ऐसी कोई वैल्यू होती है यार? अब क्या करें, हमें क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी D दे ही नहीं रखा। अगर D दे रखा होता तो मैं यहाँ पे पुट करता तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता, लेकिन नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे सोल्व करो लेफ्ट हैंड साइड। सो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें बोला हुआ है A72 की वैल्यू होती है A प्लस में 71D। A की वैल्यू यहाँ से कॉपी कर दो, देखो कितनी है 5D, तो यहाँ पे आएगा 5D प्लस में 71D। दोनों को ऐड करोगे तो बन जाएगा 76D। आप देखो दोनों सेम है ना, ये दोनों एक दूसरे के सेम है, तो सेम होने का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं एज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आप नोट कर देना यहाँ पर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा खत्म हो गया। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13।
देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 में एक सिंपल सी स्टेटमेंट दे रखी है और मैं बता दूं आपको, अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो दिस विल कम इन 4 मार्कर क्वेश्चन, राइट। सो क्वेश्चन इज सेइंग इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म ऑफ AP। ओके, सिंपल सी स्टेटमेंट है। अगर मैं m का मल्टीप्लीकेशन करूं mth टर्म से तो ये इक्वल होता है n का मल्टीप्लीकेशन करते हैं अगर nth टर्म से। तो ये स्टेटमेंट हमें बोली हुई है कि m टाइम्स द mth टर्म, m का मल्टीप्लीकेशन am के साथ, और n टाइम्स द nth टर्म, n का मल्टीप्लीकेशन an के साथ करोगे तो ये इक्वल है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ इसकी m प्लस n टर्म की वैल्यू 0 है, यानी कि आपको प्रूफ करना है कि a बेस m प्लस n की टोटल वैल्यू 0 है। थोड़ी देर के लिए इस वाली वैल्यू को यहाँ पे ओपन करते हैं तो ये बनेगा a प्लस में, देखो मैंने आपको बताया था कि a n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, जो यहाँ पे बेस होता है वो यहाँ पर आता है। तो यहाँ पे बेस है m प्लस n, तो यहाँ पे आएगा m प्लस n, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। सो माइनस 1 मल्टीप्लाई d, हमें इस वाली वैल्यू को प्रूफ करना है कि वो 0 है। उसके लिए हमें यहाँ पे ये छोटी सी स्टेटमेंट दे रखी है, तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपने पास m रहेगा, ब्रैकेट के अंदर इसको ओपन करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर n की जगह पर m प्लस n पुट करा, आप यहाँ पे m पुट कर दो तो बन जाएगा a प्लस में m माइनस 1 मल्टीप्लाई d ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू n के साथ में मल्टीप्लाई में आएगा a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। बताइए क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ है? यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को। अब यहाँ पर एक एक करके मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, तो एकदम ध्यान से देखते जाना सामने। m को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ma, m को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको d के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा dm मल्टीप्लाई बाय m माइनस 1 विच इज इक्वल टू n को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा na, प्लस n को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा nd मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1। इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखते जाओ, ma सेम रहेगा, d सेम रहेगा, m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा m स्क्वायर, m को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस m इज इक्वल टू na सेम रहेगा, d अपनी जगह पे सेम रहेगा, इस वाले n को इस n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर, इस वाले n को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस n। एकदम दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको। यहां तक का मल्टीप्लीकेशन चेक कर लो, फिर मैं आगे इसको सोल्व करता हूं, ठीक है जी। चलिए देखिए, अब हम इसके अंदर एक काम करते हैं, जो यहाँ पर हमारे पास na है ना, इस na को उठा के यहाँ पे लेके आ जाते हैं, तो अपने पास वैल्यू आएगी ma माइनस में na, ठीक है जी। ma माइनस में na इज इक्वल टू, यहाँ पर जो ये वाला d है ना, इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाते हैं, तो यह आएगा d मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर माइनस n माइनस में d मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर माइनस में m। यहां से आप a कॉमन ले लो, तो a को कॉमन लोगे ना, आपके पास बचेगा m माइनस n इक्वल टू, यहां से d को कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आएगा अपने पास n स्क्वायर माइनस n। अब देखो यहाँ पे माइनस है, और मैंने आपको बताया था जब भी अपने पास माइनस आता है तो उसको ध्यान से ओपन करते हैं, तो ये वाला माइनस इस वाले m के साथ जाएगा तो बन जाएगा माइनस m स्क्वायर, और ये वाला माइनस इसके साथ जाएगा तो बन जाएगा प्लस m, और ये ब्रैकेट क्लोज। क्या आपको यहाँ तक बात समझ आ गई? बताओ जरा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, a मल्टीप्लाई बाय m माइनस n इज इक्वल टू, अब जहां पे जो मैं करस्तानी करने जा रहा हूं ध्यान से देखना, d अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला है माइनस m स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिखो माइनस m स्क्वायर, ये है अपने पास पॉजिटिव n स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा प्लस n स्क्वायर, फिर है अपने पास प्लस का m, तो यहाँ पे आएगा प्लस का m, और यहाँ पे अपने पास माइनस n, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस n, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी m माइनस n है, और यहाँ पे देखो ये भी m माइनस n है, बस यही ऐसा कम बखत है जो m माइनस n नहीं है, तो हम इसको अब m माइनस n बनाएंगे। और इसको m माइनस n बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो दोबारा, d अपनी जगह पे सेम रहेगा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लास्ट वाला m माइनस n भी सेम रहेगा, बस जो आगे हमें दिक्कत दे रहा था, इस दिक्कत को सोल्व करने के लिए इस छोटे से माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो अपने ब्रैकेट में आएगा ये m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, बस इतने में से कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि जो फर्स्ट टर्म है ये पॉजिटिव और जो सेकंड टर्म है वो नेगेटिव, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू सेम रहेगी a मल्टीप्लाई बाय m माइनस n। और आगे आप ध्यान से देखो, अब
ये रहेगा अपने पास a मल्टीप्लाई बाय m माइनस एन इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय, माइनस को ऐसे रहने दो और वहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो a प्लस बी ए माइनस बी का, तो ये बन जाएगा a प्लस बी एम प्लस एन ए माइनस बी एम माइनस एन, फिर इसमें प्लस होगा m माइनस एन। ठीक है, अब जहां पर मैंने m माइनस एन लिखा है ना, आप उसको यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तो m माइनस एन ये रहा, एक m माइनस एन ये रहा और एक m माइनस एन ये रहा, तो हम इसको अब कॉमन ले लेंगे। क्या बोला मैंने, इसको कॉमन ले लेंगे, m माइनस एन को कॉमन ले लेंगे, जितने ब्लू वाले पार्ट हैं उन सभी को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास आएगा a मल्टीप्लाई बाय m माइनस एन इज इक्वल टू डी के साथ में कॉमन आया m माइनस एन, और इसके साथ में आएगा ये वाला माइनस, पहले तो ये वाला ब्लू वाला बाहर है तो अंदर ये बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे m प्लस एन, और फिर ये वाला बचेगा तो प्लस का 1। ठीक है, जहां पर देखो ब्लू वाला पोर्शन था वो हमने बाहर ले लिया। अब बाहर लेने से हुआ क्या, ये वाला m माइनस एन और ये वाला m माइनस एन आपस में कैंसिल हो गया। क्या मेरे दोस्तों को यहाँ तक की बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे, क्या आपको यहाँ तक की बातें समझ आ रही हैं? यस सर, हमें आ रही हैं। तो अगर आपको बातें समझ आ रही हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपके पास a की वैल्यू बची हुई है d मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ m माइनस ऑफ n पॉजिटिव 1। ठीक है, इस वाले को हमने यहाँ पे डाला, इस वाले को हमने यहाँ पे करा, और प्लस का 1 तो प्लस 1 रहेगा ही, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है ना, a की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 रिमूव कर दो। ठीक है भाई, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, और हमने a की वैल्यू पुट कर फाइंड करी है d मल्टीप्लाई बाय माइनस m माइनस एन प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, और फिर ये ऊपर वाला नोट कर दो पॉजिटिव m प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। क्या आप यहाँ पे d कॉमन ले सकते हैं, मुझे बताइए हाँ या ना करके फटाफट से। तो हम यहाँ पे d को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आएगा अपने पास माइनस m माइनस एन प्लस 1, ये वाला d बाहर कॉमन है तो ये बचा हुआ है, प्लस में m प्लस n माइनस 1। आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यू कट आ गई। अगर ये सारी वैल्यू कट आ गई तो वैल्यू आई d मल्टीप्लाई बाय 0। d मल्टीप्लाई 0 का मतलब है 0, तो हम कह सकते हैं कि जो a m प्लस n है उसका आंसर 0 है। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन 4 मार्कर है, ध्यान से नोट करिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, और n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बोला जा रहा है कि जो दो डिफरेंट AP आपको नजर आ रही है ना, 3, 10, 17 और 63, 65, 67, इनकी nth टर्म इक्वल है। इन दोनों की ही nth टर्म इक्वल है। तो हम यहाँ पे पहले AP नोट करते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ पे हमें AP1 दे रखी है 3, 10, 17। ठीक है, इसी तरह ये कहानी चलती जा रही है, और हमें इसी के साथ AP2 दे रखी है, और AP2 की स्टार्टिंग किससे हो रही है, 63 से। सो 63 के बाद अगला नंबर 65 और उसका अगला नंबर 67। ये कहानी इसी तरह चलती जा रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप इसकी nth टर्म फाइंड करो, और अगर आप इसकी nth टर्म फाइंड करो तो वो दोनों nth टर्म आपस में इक्वल हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इन दोनों की ही nth टर्म आपस में इक्वल हैं, तो हम इसी कंडीशन का यूज करके n का आंसर फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, देखो इस वाले AP की nth टर्म को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए a यानी कि फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पे लिखेंगे 1, a1। ठीक है, a1 यानी कि फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म। सो a1 इज इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस d1। सो कॉमन डिफरेंस बन जाएगा 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7। फिर यहाँ पर लिखेंगे nth टर्म an का फॉर्मूला बनेगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। हमें a1 और d1 से डिनोट करा, तो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। a1 की वैल्यू है अपने पास 3, प्लस में n माइनस 1 सेम रहेगा, d1 की जगह पर 7। एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ तक। इसके बाद हम यहाँ पे इसके साथ साथ सोल्व करेंगे इस AP की फर्स्ट टर्म। तो हम इस AP की फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे a2 से। a2 यहाँ पे क्या बन जाएगा, 63। डोंट बी कंफ्यूज कि आप यहाँ पे 65 लिख दो। a2 का मतलब है सेकंड AP की फर्स्ट टर्म जो 63 है। यहाँ पे लिखेंगे d2 यानी कि इस AP का डिफरेंस। तो 65 में से माइनस करेंगे 63, यह आएगा अपने पास 2। यहाँ पे भी इसको इरेज करके लिखेंगे an। तो ये वाला an क्या बनेगा, देखो a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। लेकिन हमने यहाँ पर a और d को a2 d2 लिखा है,
तो यहाँ पे A2, यहाँ पे D2, फिर यहाँ पे A2 की वैल्यू पुट करोगे तो 63 प्लस n-1 मल्टीप्लाई D2 की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा 2। बस इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास n का आंसर आ जाएगा। ओके, n का आंसर निकालने के लिए आप यहाँ पे देखो क्या करोगे, 7 मल्टीप्लाई बाय n-1 सेम रहेगा, ये 3 यहां से उठकर यहाँ पे चला जाएगा, तो जब ये 3 यहां से वहां जाएगा तो अपने पास बनेगा 60 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय n-1, ये वाला नंबर यहां से उठ के यहाँ पे आएगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय n-1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय n-1 विच इज इक्वल टू 60। 7 में से 2 माइनस करने हैं तो बन जाएंगे 5, सो 5 मल्टीप्लाई बाय n-1 इज इक्वल टू 60। 5 के टेबल पर 60 कटेगा 12 पे, तो n-1 की वैल्यू 12 यानी कि n की वैल्यू 13, तो हमें n की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो हमारे n की वैल्यू आ गई 13। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? हमें क्वेश्चन के अंदर n का आंसर बताना था तो हमने निकाल दिया n इक्वल टू 13। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करेंगे, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ये 10th क्लास में क्वेश्चन R.D. शर्मा या R.S. अग्रवाल की बुक में देखे होंगे। क्लास 11th में ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं अप्लाइड मैथ्स में आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर में आएगा, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड nth टर्म ऑफ AP इज 1/m। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसी स्टेटमेंट को नोट करेंगे कि हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है am की वैल्यू है अपने पास 1/n, और इसी के साथ हमें बोला गया है कि जो an की वैल्यू है वो 1/m है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। इस am की वैल्यू को अगर ओपन करा जाए तो बन जाएगा a प्लस m-1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 1/n, ये रहेगी इक्वेशन नंबर 1। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे इसको भी ओपन करूंगा तो ये बनेगा अपने पास a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 1/m, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है आगे फाइंड करो इसकी mn टर्म कितनी है। mn टर्म को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से नोट करेंगे amn। हमें बताना है ना कि mn टर्म कितनी है, तो amn, तो amn की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, बनेगी a प्लस mn-1 मल्टीप्लाई 1 इंटू डी। जो बेस होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर m था तो m लिखा, n है तो n लिखा, तो mn है तो mn लिखा, तो हमें a और d चाहिए। वी नीड ओनली a और d, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो a और d को फाइंड करने के लिए हमें इनको सोल्व करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास a प्लस m-1 मल्टीप्लाई d इक्वल टू 1/n। सेकेंड है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 1/m। माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हर जगह पे हो जाएगा, ये a कैंसिल अपने पास, d और d यहाँ पे सेम रहेगा, बाकी सब चीजें इसके ब्रैकेट में आएंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले ये m-1 है तो यहाँ पे आएगा m-1, फिर ये n-1 है लेकिन इसके आगे माइनस का साइन है, तो माइनस के बाद 2 टर्म है, साइन चेंज होके लिखेंगे, तो -n+1 विच इज इक्वल टू, सबसे पहले ये ऊपर वाला नंबर सो 1/n, फिर ये नीचे वाला नंबर माइनस के साथ तो -1/m। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे तो n को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो mn बनेगा, m यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा सो m आएगा, n यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -n आएगा। यहाँ पे देखो +1 -1 कैंसिल, d अपनी जगह पे सेम ब्रैकेट में आएगा m-n। जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये m-n फालतू चीजें हैं, काट देंगे उसको, तो यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू बनेगी 1/mn। हमने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड कर ली है 1/mn। अब इस 1/mn को हम पुट करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में। सर हम सेकंड में पुट क्यों नहीं करेंगे? आपकी मर्जी है, सेकंड में पुट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अभी फर्स्ट में पुट करेंगे तो a की जगह पे a रहेगा प्लस m-1 सेम रहेगा, d की जगह पर यहाँ पे हमें 1/mn लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/mn और इक्वल टू में आएगा अपने पास 1/n। ठीक है भाई। अब इस 1/mn को इस m से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा a प्लस m/mn, और इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/mn इज इक्वल टू 1/n। m और m कैंसिल हो रहे हैं तो इसको यहाँ पे ऐसे हटा देते हैं, mn हटने के बाद यहाँ पे आएगा 1/n। आप यहाँ पे देखो ये भी 1/n पॉजिटिव साइन है, ये भी 1/n पॉजिटिव साइन है, तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाओ तो अपने पास बचेगा
a माइनस वन अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन। बच्चे कह रहे हैं सर जी आपने बावला वाला स्टेप लिख दिया, 1/n खटाक से काट देते। भाई मैं तो काट देता, लेकिन फिर आपका कमेंट आता कि सर आपने ऐसे काट कैसे दिया। तो ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ गया नेगेटिव, अब यहाँ पे कैंसिल होगा, ये यहाँ पे कैंसिल होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 0। यहाँ पे अपने पास a माइनस 1 अपॉन एम एन, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू नेगेटिव, वहां पे जाके पॉजिटिव। सो a की वैल्यू भी आ गई अपने पास mn, a की वैल्यू भी mn है और d की वैल्यू भी mn है, दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, अपना आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले a यानी कि 1 अपॉन mn, फिर ये mn माइनस 1 सेम टू सेम, फिर d की जगह पर हमें लिखना है ब्रैकेट में 1 अपॉन mn। आप यहाँ पे देखो ये भी 1 अपॉन mn है, ये भी mn है, mn सेम है तो इसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा mn, यहाँ पर 1 आएगा, फिर अपने पास मल्टीप्लाई mn आएगा, फिर -1 आएगा, -1 + 1 कैंसिल, अपने पास वैल्यू बची हुई है mn अपॉन में mn, दोनों भी आपस में कैंसिल, तो आंसर आ गया 1। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसकी mn टर्म कितनी आएगी, 1 आएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन, फटाफट से आप इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा। हमें उस कंसेप्ट के अंदर ये सीखना होगा कि हमें जब भी क्वेश्चन के अंदर बोला जाएगा फाइंड द नंबर्स, अब हमारे सिलेबस में जो नंबर्स फाइंड करने के लिए बोले जाएंगे, हो सकता है वो 3 हो सकता है वो 4 हो, या हो सकता है वो 5 हो। 3, 4 और 5 केसेस के अंदर हमारे क्वेश्चन आएंगे। हमें क्वेश्चन में क्लियरली बोला जाएगा कि फाइंड 3 नंबर्स, फाइंड 4 नंबर्स और फाइंड 5 नंबर्स। तो उन क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए हम उन क्वेश्चंस के अंदर नंबर्स को कुछ इस तरह सेलेक्ट किया करेंगे जिससे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। तो अब ये आप ध्यान से देखिएगा हम इसको किस तरह से नोट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे केस नंबर 1 बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ 3 नंबर्स। अगर क्वेश्चन के अंदर बात हो रही होगी 3 नंबर्स की, तो ये तो आपने अपनी 10th क्लास में ही पढ़ा हुआ है। 3 नंबर्स को हम हमेशा इस तरह से अज्यूम करते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी, सही है। इसके बाद अगर बात करी जाए 4 नंबर्स की, तो केस नंबर 2 में हम यहाँ पे लिखेंगे इफ 4 नंबर्स। 4 नंबर्स के केस में हम अपने नंबर्स को कुछ इस तरह से माना करेंगे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस डी और a प्लस 3d। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान कर सकें। इसी तरह अगर अपने क्वेश्चन के अंदर 5 नंबर्स की बात करी जाए, तो यहाँ पे थर्ड केस बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ 5 नंबर्स। 5 नंबर्स के केस में हम इसको इस तरह से अज्यूम करा करेंगे a माइनस 2d, a माइनस d, फिर यहाँ पे आएगा a, फिर आएगा a प्लस डी और लास्ट में आएगा a प्लस 2d। तो दोस्तों आप इन तीनों केसेस को ध्यान से अपनी कॉपी में नोट करिएगा और ध्यान रखिएगा कि हम ये तीनों केसेस तभी कंसीडर करेंगे जब हमें क्वेश्चन के अंदर चाहे 5 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, इन तीनों नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर का सम दिया जाए। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर सम गिवन नहीं होगा तो हम ये वाला केस कंसीडर नहीं करेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आप उसके अंदर ध्यान से देखिएगा। उन सभी क्वेश्चंस के अंदर हमें सम दिया जाएगा। अगर हमें सम नहीं दिया जाएगा तो हम ये वाला केस कंसीडर नहीं करेंगे, सिंपल अपने नंबर्स कंसीडर करेंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, एकदम सिंपल। इस केस को कंसीडर करने का पर्पस यही होता है कि हमें क्वेश्चन के अंदर सम दिया जाए, और इसके पीछे लॉजिक ये रहता है कि जब मैं इन तीनों को प्लस करूंगा तो डी और डी कैंसिल होगा, जब मैं यहाँ पे इन चारों को प्लस करूंगा तब भी डी कैंसिल होगा, और जब मैं यहाँ पे इन 5 को प्लस करूंगा तब भी डी कैंसिल होगा। तो अगर क्वेश्चन के अंदर सम दिया जाएगा तो यह वाला केस है, अगर सम नहीं दिया जाएगा तो नॉर्मल केस है। फर्स्ट नंबर रहेगा a, सेकंड नंबर a प्लस डी, थर्ड नंबर a प्लस 2d, फोर्थ नंबर a प्लस 3d, इस तरह से कहानी चलती रहेगी। तो एक बार आप फटाफट से इसको नोट करिए, फिर हम इसी के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से पढ़िए। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन AP इज 27। AP की 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो 27 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर 27 और 3 नंबर। 3 नंबर के साथ में सम हमें दिया हुआ है और हम इसके अंदर अब कंसीडर करेंगे जो मैंने आपको अभी केस एक्सप्लेन करा था। तो आप यहाँ पे सबसे पहले नोट करेंगे लेट, जो ये 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो लेट फर्स्ट नंबर, लेट सेकंड नंबर और लेट थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर जो होगा वो होगा a माइनस बी, सेकेंड नंबर होगा a और थर्ड नंबर होगा a प्लस डी। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें इसके अंदर सम दिया गया है, सो सम इज इक्वल टू 27। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सम 27 है, तो इन तीनों को अब ऐड करना है।
तो a माइनस डी में ऐड करेंगे a और उसमें ऐड करेंगे a प्लस डी, वैल्यू बनेगी 27। आप यहाँ पे अच्छी तरह देख सकते हैं d और d कैंसिल हो गया, अपने पास आया 3a इज इक्वल टू 27। इसका मतलब a की वैल्यू आ गई अपने पास 9। बताइए क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है? a की वैल्यू आ गई अपने पास 9। अब हमें क्वेश्चन के अंदर आगे एक और स्टेटमेंट लिख के दे रखी है d को फाइंड करने के लिए कि इनका प्रोडक्ट है 585। सो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है। प्रोडक्ट हमें क्वेश्चन में दिया गया है 585, प्रोडक्ट यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी इक्वल टू में आएगा 585। इस छोटे से a को आगे नोट कर दो, बाकी इसको ऐसे लिख दो a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी और इक्वल टू में सेम रहेगा 585। a की वैल्यू हमने फाइंड करी है 9, सो 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस डी a माइनस डी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सो वी विल गेट हेयर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 585। इस 585 को 9 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 1 जा 9 और यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो बनेगा सबसे पहले 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 और फिर 45, तो यहाँ पे आ गया 5। सही है भाई। फिर यहाँ पे दोबारा से a की वैल्यू पुट कर दो 9 है, सो यहाँ पे लिखेंगे 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर और इक्वल टू में आएगा 65। एक बार मैं चेक कर लूं मैंने इसको सही डिवाइड करा है, तो 9 6 जा 54, 8 में से 4 माइनस करे तो 4, 9 5 जा 45 सही है। यहाँ पे देखो अब आप, ये 65 यहाँ से इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सो 81 माइनस में 65 इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर इज इक्वल टू 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, तो डी स्क्वायर की वैल्यू 16 है। यहाँ पे देखो डिग्री 2 है, डिग्री कितनी है 2 है। रिमेंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे d इज इक्वल टू प्लस रूट ऑफ 16 और यहाँ पे लिखेंगे और d इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 16। यहाँ पे आएगा d इज इक्वल टू पॉजिटिव 4 और यहाँ पर आपके पास आएगा d इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करा, 3 नंबर लेट करे a माइनस डी a और a प्लस डी। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आई अपने पास a और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आई अपने पास 2, एक बार 4 और एक बार माइनस 4। अब इस d के कारण हमारे इस क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे। कैसे आएंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे केस नंबर 1, यानी कि जब a की वैल्यू 9 रहेगी और d की वैल्यू 4 रहेगी। हमें फाइंड करना है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर है a माइनस डी, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, सेकंड नंबर 9 आ जाएगा, थर्ड नंबर a प्लस डी वैल्यू आ जाएगी 13। इसी तरह केस नंबर 2 कंसिडर करेंगे तो a की वैल्यू 9, d की वैल्यू -4, तो यहाँ पे a माइनस डी जब फर्स्ट नंबर फाइंड करेंगे तो d -4 है, तो माइनस माइनस कट के आंसर बनेगा 13। सेकंड नंबर एकदम सेम टू सेम रहेगा 9, थर्ड नंबर a प्लस डी बनेगा, प्लस माइनस होके माइनस करने पे वैल्यू बनेगी 5। टोटल मिला के हमारे नंबर आएंगे 5 9 13 या फिर 13 9 5। तो ये दो हमारे आंसर निकल कर आए हैं, ध्यान से आप इसको नोट करिए। इसके बाद हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 22। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 का आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी। 3 नंबर हैं, 3 नंबर का सम दिया हुआ है, तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 21 करा वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नंबर, मैंने इरेज करके गलती करी, ऐसी रहने देता। फर्स्ट नंबर अपने पास आएगा a माइनस डी, फिर यहाँ पे आएगा सेकंड नंबर जो बनेगा a, और फिर यहाँ पर आएगा थर्ड नंबर जिसकी वैल्यू रहेगी a प्लस डी। सही है ना। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हमें सम गिवन है, सो सम इज इक्वल टू, फटाफट बताओ सम कितना है, कितना हमें सम दिया हुआ है, तो सम दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15। ये बनेगा सम a माइनस डी प्लस a प्लस डी। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था और इस क्वेश्चन में भी देख रहे हैं, d और d कैंसिल, यहाँ पर आएगा 3a इज इक्वल टू 15, यानी कि a की वैल्यू आ गई 5। सिंपल सा आंसर है, a की वैल्यू आ गई 5। अब बात है इसके अगले वाले पार्ट की। इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सम ऑफ देयर स्क्वायर। अगर आप इन तीनों नंबर के स्क्वायर का सम करो, सम ऑफ देयर स्क्वायर, पहले स्क्वायर करो और स्क्वायर को करने के बाद सम करो। तो अगर मैं इस a माइनस डी का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे ऐसे लिखूंगा a माइनस डी का स्क्वायर,
फिर मैं a का स्क्वायर करूंगा तो ऐसे लिखूंगा a का स्क्वायर, और फिर मैं a प्लस डी का स्क्वायर करूंगा तो लिखूंगा a प्लस डी का होल स्क्वायर। क्या आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप इनका सम करोगे तो आपके पास आंसर आएगा जस्ट 83। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर लिखेंगे प्लस, यानी कि सम हो गया। इनका सम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 83, तो इसके इक्वल टू में आएगा 83। यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे तो बनेगा 5, a की जगह पे 5 नोट करना है, तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस डी का स्क्वायर प्लस a की जगह पे 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 5 प्लस डी का स्क्वायर और इक्वल टू में आएगा 83। अब हम यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। a का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, b का स्क्वायर करेंगे d स्क्वायर आएगा, 2ab करेंगे तो माइनस में 10d आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बन जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बनेगा, a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर यानी कि d का स्क्वायर d स्क्वायर 2ab यानी कि पॉजिटिव 10d और इक्वल टू में आएगा अपने पास 83। यहाँ पे देखो माइनस का 10d है, यहाँ पे देखो प्लस का 10d है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। 25 25 50, 50 प्लस 25 75, तो यहाँ पे आएगा अपने पास 75 प्लस में d और d प्लस होंगे तो बन जाएंगे d स्क्वायर 2d स्क्वायर, एक और एक 2 2d स्क्वायर इक्वल टू में आएंगे अपने पास 83। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2d स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 83 माइनस में 75। बताओ आपको यहाँ तक कोई डाउट है? अगर मैं 83 में से 75 माइनस करूंगा तो मेरे पास बनेगा 8, इसका मतलब है 2d स्क्वायर की वैल्यू है 8, 2 से 8 कैंसिल होगा 4, तो हम लिखेंगे डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ पे देखो d का स्क्वायर है ना, यानी कि 2 आंसर आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे d इज इक्वल टू प्लस रूट ऑफ 4 और दूसरी जगह पे लिखेंगे d इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 4। रूट ऑफ 4 का मतलब है 2, तो d की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ पर हमारे d की वैल्यू आ गई -2। तो जैसे मैंने पहले सोल्व करा था, इस वाले क्वेश्चन में भी 2 आंसर आएंगे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 लेकर। तो हम उसको यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, सम को रिमूव करेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, मैंने तो इरेज कर दिया है। यहाँ पर मैं लिखूंगा केस नंबर 1 का मतलब है केस नंबर 1 जब हमारे a की वैल्यू है कितनी 5 और हमारे d की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, हमें यहाँ पे निकालना है फर्स्ट नंबर, हमें यहाँ पे निकालना है सेकंड नंबर, हमें यहाँ पे निकालना है थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर की वैल्यू है a माइनस डी, सेकेंड नंबर की वैल्यू है a और थर्ड नंबर की वैल्यू है a प्लस डी। हमने a की वैल्यू निकाली है 5, हमें इसके अंदर 2 माइनस और प्लस करना है, तो 5 में 2 माइनस करेंगे 3 और 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7। एकदम सिंपल हो गया ना। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे केस नंबर 2, केस नंबर 2 यानी कि व्हेन a इज इक्वल टू 5 कॉमा d इज इक्वल टू -2। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर का मतलब है a माइनस डी, सेकंड नंबर का मतलब है a और थर्ड नंबर का मतलब है a प्लस डी। a की वैल्यू है अपने पास 5, इसके अंदर -2 को एक बार कम करना है, एक बार बढ़ाना है, तो -2 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 बनेगा और यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो प्लस होके 7 बनेगा। तो फर्स्ट केस में आंसर आएगा 3, 5 और 7, सेकंड केस में आंसर आएगा 7, 5 और 3। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सोल्व करिएगा। चलिए देखिए, फटाफट से मुझे बताइए, जो मैंने आपको अभी स्टेटमेंट बताई थी उसके अंदर पहले नंबर को क्या लेना है, फटाफट बताइए। बच्चे कह रहे हैं सर जी देखो आपने हमें बताया था कि पहला नंबर रहेगा a माइनस 2d, बहुत बढ़िया, अगला बताओ। सर जी अगला नंबर रहेगा a माइनस डी, वेरी गुड, अगला बताओ। सर जी अगला नंबर a रहेगा, बहुत बढ़िया। अगला नंबर a प्लस डी रहेगा, और भी बढ़िया। और लास्ट नंबर a प्लस 2d रहेगा, और भी बढ़िया। इन सभी का सम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम मानेंगे a माइनस डी, a माइनस 2d, a प्लस डी और a प्लस 2d। सम हमें लिख के दिया हुआ है 25, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम। According to question we have given sum, so sum is equal to 25। यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 2d में ऐड करना है a माइनस डी, इसमें ऐड करना है a, इसमें ऐड करना है a प्लस डी, इसमें ऐड करना है a प्लस 2d की वैल्यू बनेगी 25। -2d और प्लस 2d कैंसिल, प्लस d और माइनस d कैंसिल, अपने पास वैल्यू बनी 5, a इज इक्वल टू 25। इसका मतलब है a की वैल्यू आ गई 5। ठीक है भाई, हमारे पास a की वैल्यू आ गई 5। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 135, यानी कि जैसे इसके फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमने पहले स्क्वायर करा, फिर दोबारा स्क्वायर करा, फिर दोबारा स्क्वायर करा, उन सबको ऐड करा तो आंसर बना था 83। इसी तरह इसमें आंसर बनेगा 135। तो यहाँ पर अपने पास है 5 नंबर है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से करके लिखेंगे। सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा अपने पास a माइनस 2d का स्क्वायर,
फिर इस सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा a माइनस डी का स्क्वायर, फिर a का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर, a प्लस डी का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा a प्लस डी का होल स्क्वायर, लास्ट में a प्लस टू डी का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा a प्लस टू डी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन सबको जब ऐड करेंगे यानी कि जब इनको प्लस किया जाएगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन सबका सम बनेगा 135। सही है जी। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। a की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, पहले नॉर्मल सोल्व कर लेते हैं। a माइनस टू बी का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर। सबसे पहले तो a स्क्वायर का a स्क्वायर, फिर आएगा b स्क्वायर यानी कि 4d स्क्वायर, फिर आएगा 2ab, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4d, फिर एडिशन का साइन, a माइनस डी का स्क्वायर, तो ये आएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, फिर यहाँ पे ये वाला a स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ पर a प्लस डी का स्क्वायर है तो बनेगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। इसी तरह यहाँ पर आएगा ये a स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर लगाना है तो a स्क्वायर प्लस में 4d स्क्वायर, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, तो दोबारा से 4d, मैंने मिस्टेक कर दिया, 4 इंटू a इंटू डी आएगा यहाँ पे, 4 इंटू a इंटू डी, और यहाँ पर भी आएगा 4 इंटू a इंटू डी, और इक्वल टू में आएगा 135। सही है जी, ओके। अब देखो यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा होगा और पक्का कैंसिल हो रहा होगा। तो ये देखो यहाँ पे माइनस का 4ad है, यहाँ पे प्लस का 4ad है, यहाँ पे प्लस का 2ad है, और यहाँ पे माइनस का 2ad है, कैंसिल हो गए। अब जो रिमेनिंग बचे उनको ऐड करो, तो ये a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, और ये भी a स्क्वायर, तो टोटल 5 a स्क्वायर अपने पास बचे हुए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5a स्क्वायर एडिशन 4d स्क्वायर और d स्क्वायर बन जाएंगे 5d स्क्वायर, ये वाला d स्क्वायर और ये वाला 4d स्क्वायर, 5d स्क्वायर, 5 प्लस 5 यानी कि 10d स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 10d स्क्वायर इक्वल टू में 135। इन सबको 5 से डिवाइड कर दो, या फिर यू कैन से 5 को कॉमन ले लो, बात एक ही रहती है। यहाँ पे आएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस में 2d स्क्वायर, 135 को 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा ये 27। सही है जी। a की वैल्यू हमने फाइंड करी हुई है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर यानी कि 25, सो 25 प्लस में 2d स्क्वायर इक्वल टू में 27, 25 पॉजिटिव वहां पे जाके नेगेटिव, सो 2d स्क्वायर इक्वल टू में 2, 2 और 2 कैंसिल, इसका मतलब है d स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 1। यहाँ पे d के ऊपर स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 आंसर निकल कर आएंगे, तो ये बनेगा d इज इक्वल टू 1 और फिर ये बनेगा d इज इक्वल टू -1। हम यहाँ पे 2 केसेस को कंसीडर करते हुए नंबर्स फाइंड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे फिर केस नंबर 1 ताकि अपने पांचों नंबर फाइंड कर सकें। तो केस नंबर 1 में a की वैल्यू रहने वाली है 5 और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू रहने वाली है 1। इन पांचों नंबर में वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ फर्स्ट, तो फर्स्ट इज इक्वल टू a माइनस 2d, इसका मतलब है 5 माइनस 2 इंटू 1, आपके पास आंसर आएगा 3। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड नंबर इज इक्वल टू a माइनस डी, a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 1, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4। फिर हमें यहाँ पे लिखना है थर्ड नंबर है नॉर्मल a, सो a इज इक्वल टू 5। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ नंबर है a प्लस डी, इसका मतलब है 5 में 1 प्लस करेंगे आंसर बनेगा 6। फिर है फिफ्थ नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इज इक्वल टू a प्लस 2d, इसका मतलब है 5 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1, आंसर बनेगा ये 7। और इसी तरह मेरे दोस्तों जब आप केस नंबर 2 कंसीडर करोगे, है ना, केस नंबर 2 में आप a की वैल्यू 5 लोगे और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू -1 लोगे, तो आपका फर्स्ट नंबर निकलेगा 7, आपका सेकंड नंबर निकलेगा 6, आपका थर्ड नंबर निकलेगा 5, आपका फोर्थ नंबर रहने वाला है 4 और आपका फिफ्थ नंबर रहने वाला है 3। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 3 4 5 6 7 एंड 7 6 5 4 3। अगेन मैं कह रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना कि इन नंबर्स को लेट किस तरह से करा जाता है, और इन नंबर्स को लेट करने का रीजन आपको पता चल गया होगा। हमें क्वेश्चन में सम दिया रहता है तो जितने भी डी वाली टर्म्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं, इसलिए हम इन नंबर्स को ध्यान रखना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की थोड़ी सी लैंग्वेज हमें घुमा कर दी गई है। क्वेश्चन कह रहा है स्प्लिट 69 इंटू 3 पार्ट्स। बहुत से बच्चे समझते हैं कि हमें इसके अंदर 69 को डिवाइड करना है, डिवाइड मतलब ऐसे वाला, ये वाला डिवाइड करना है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं करना। 69 को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है आपको 69 को टोटल 3 स्टूडेंट में बांटना है, ऐसा समझ लो। हमें 69 को 3 स्टूडेंट में डिवाइड करना है कि वो एक एपी बना दें।
तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर अपने 3 नंबर्स वाले केसेस को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि इन तीनों का जो सम बनेगा, इन तीनों का जो एडिशन बनेगा वो 69 बनेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न करके दे रखा है, तो आप यहाँ पे नॉर्मल केस को कंसिडर करते ही लिखेंगे केस नंबर 1 यानी कि पहला नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर, उसके बाद तीसरा नंबर। जो पहला नंबर होगा वो a माइनस डी होगा, सेकंड नंबर a होगा और थर्ड नंबर a प्लस डी होगा। इन तीनों का जो भी डिवीजन होगा उसका एडिशन 69 रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का एडिशन a माइनस डी प्लस a प्लस डी का एडिशन रहने वाला है 69। सही है, d और d कैंसिल, वैल्यू बनेगी 3a इज इक्वल टू 69। इसका मतलब आपके a की वैल्यू निकल कर आएगी 23। a की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 23। इस सेकंड नंबर को कितना देंगे 23 देंगे। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट इज 483, यानी कि इनमें से जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो है अपने पास 483। तो आप यहाँ पे देखिए पहले नंबर वाला सबसे छोटा है, सेकंड नंबर वाला उससे थोड़ा बड़ा है और थर्ड नंबर वाला सबसे बड़ा है। तो हमें सबसे छोटे दो चाहिए, तो सबसे दो छोटे यानी कि फर्स्ट और सेकंड। तो इसी के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लीकेशन। सो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करा जाए अगर सेकंड से, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 483। यहाँ तक आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। फर्स्ट नंबर है यानी कि सबसे छोटा नंबर है a माइनस डी, सेकेंड नंबर है a, तो इसकी वैल्यू बनेनी चाहिए अपने पास 483। a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो बनेगा 23 माइनस डी मल्टीप्लाई बाय 23 इज इक्वल टू 483। 23 के टेबल पर 483 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, अपने पास आंसर बनेगा 21। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 23 माइनस डी इज इक्वल टू 21। 21 यहाँ से यहाँ आएगा माइनस होगा और d यहाँ से यहाँ जाएगा प्लस होगा, तो हम लिख सकते हैं d की वैल्यू बनेगी 2। एकदम सिंपल हो गया। d इक्वल टू में 2 आने का मतलब है कि जो सबसे छोटा नंबर बनेगा, हमें a की वैल्यू पता है 23, सो 23 में से माइनस करेंगे 2, तो सबसे छोटे वाले व्यक्ति को 21 रुपीज मिलेंगे, सेकंड वाले को 23 मिलेंगे और थर्ड नंबर वाले को 25 मिलेंगे। ठीक है जी, तो हमने 69 को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना था, वो हमने स्प्लिट कर दिया। वैल्यू बनी 21, 23, 25। जो सबसे छोटा है उसको 21 मिलेगा, जो उससे बड़ा है उसको 23 मिलेगा, जो सबसे बड़ा है उसको 25 मिलेगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 21, 23, 25। चलिए देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 24 हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर ये छोटा सा क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गया तो 4 नंबर में आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी। राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो एपी में है और हम जानते हैं कि ट्रायंगल की साइड्स होती हैं 3। सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि सर अगर इसके अंदर 3 साइड्स हैं तो हम मान लेते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। देखो हम इसके अंदर वैसा लेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर सम गिवन नहीं है। अगर हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया होता ना तीनों साइड्स का सम, तो हम आपके अकॉर्डिंग मान लेते a माइनस डी, a और a प्लस डी, लेकिन अभी हमें सम गिवन नहीं है तो हम इसको नॉर्मल ही मानेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से करके। ठीक है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं कि ये वाली साइड x है, ये वाली साइड y है और ये वाली साइड z है। x y z हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब x y और z जो है ये AP में है। व्हाट इज द मीनिंग x y z आर AP? तो उसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे मान सकते हो कि जो x की वैल्यू है वो स्मॉल a है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो y जो है वो a प्लस, इसी से अगला नंबर अगर हमें चाहिए तो उसमें d ऐड करना पड़ता है, तो ये a प्लस डी है। और इसी तरह जो z है जो सबसे बड़ी वैल्यू रहती है वो इसमें भी हमें d प्लस करना पड़ता है, तो ये बन जाएगा a प्लस 2d। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर सम नहीं दिया गया तो हम इसको नॉर्मल केस कंसिडर करते हुए मानेंगे कि x की वैल्यू है हमारे पास a, y की वैल्यू है a प्लस डी और z की वैल्यू है a प्लस 2d। अब इसके अंदर हम नॉर्मल सा यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है x स्क्वायर, बेस अपने पास y तो बनेगा y स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू में z स्क्वायर विच इज इक्वल टू में हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल। राइट, x की वैल्यू हमने a मानी है तो यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्वायर, y की वैल्यू हमने a प्लस डी मानी है तो यहाँ पे आएगा a प्लस डी का स्क्वायर और z की जगह पर आएगा a प्लस में 2d का स्क्वायर। अब हमें इसको थोड़ा सा सोल्व करना है और वैल्यू फाइंड करनी है। तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर रहेगा, a प्लस डी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस वाई का स्क्वायर लगाएंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर 2xy, तो ये बनेगा अपने पास a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
प्लस में 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई d विच इज इक्वल टू, इसमें भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाएंगे तो बनेगा ये a स्क्वायर प्लस में 4d स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2 4, तो इट विल बिकम 4ad। वेरी वेरी सिंपल। ये पॉजिटिव a स्क्वायर और ये पॉजिटिव a स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, लेकिन ये वाला a स्क्वायर अपने पास रह गया, तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर। ये वाला हमारे पास प्लस का 4d स्क्वायर जब यहाँ पर आएगा तो माइनस होगा, तो +1 में -4 करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 3d स्क्वायर और इक्वल टू में आएगा यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 4ad जब इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, प्लस का 2 है माइनस का 4 है तो बनेगा ये माइनस में 2ad। वेरी वेरी सिंपल है। आप जरा यहाँ पे ध्यान से इसको देख लीजिए। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर ली है, a स्क्वायर माइनस में 2ad माइनस में d स्क्वायर। सही है। अब हम देखो यहाँ पर यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेगा अपने पास a स्क्वायर, हमें इस -2ad को स्प्लिट करना है तो बन जाएगा माइनस में 3ad और प्लस में ad, और यहाँ पे रहेगा माइनस में 3d स्क्वायर और इक्वल टू में आएगा 0। हमने -2ad को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, -3ad और प्लस ad। वेरी सिंपल। फर्स्ट 2 पार्ट्स में से हम कॉमन ले लेंगे तो अपने पास आएगा a कॉमन और ब्रैकेट में आएगा a माइनस 3d। फिर लास्ट 2 पार्ट्स में से कॉमन ले लेंगे, प्लस का d ब्रैकेट में सेम रहेगा a माइनस 3d ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। वेरी वेरी सिंपल। एक ब्रैकेट आया अपने पास a माइनस 3d, सेकेंड ब्रैकेट आया a प्लस d और इक्वेट करना है 0 से। आप यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक बार a माइनस 3d इक्वल टू 0, मतलब है a की वैल्यू आ गई 3d। सही है जी। एक बार आप यहाँ पे लिखेंगे a प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, जो हो नहीं सकता, क्योंकि आप यहाँ पे देखो अगर a प्लस d 0 हो गया इसका मतलब है y 0 हो गया, और अगर y 0 हो गया तो इसका मतलब है इसका बेस है ही नहीं। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेस ना हो, तो हम इसको कर देंगे इग्नोर। ये है अपने पास रॉन्ग वैल्यू और इसको कर लेंगे कंसीडर। a की वैल्यू है 3d। अगर हमारे a की वैल्यू 3d है तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। देखो x की जगह पे a लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू a एंड a इज इक्वल टू 3d, ठीक है। फिर है y इक्वल टू a प्लस d, तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू a प्लस d, यानी कि 3d में ऐड करेंगे d तो वैल्यू बन जाएगी 4d। फिर है z इक्वल टू a प्लस 2d, तो ये बनेगा z इज इक्वल टू a यानी कि 3d, 3d में ऐड करेंगे 2d तो ये बन जाएगा 5d। आपको अब x y z का रेशो फाइंड करना है और वो रेशो आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3:4:5। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ, थोड़ी सी अंग्रेजी के वर्ड लिखने पड़ते हैं, नाउ x इज टू y इज टू z। ठीक है भाई, x की वैल्यू है अपने पास 3d, y की वैल्यू है अपने पास 4d और z की वैल्यू है अपने पास 5d। तीनों में से d कॉमन आ रहा है तो d को हम रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का रेशो आ गया 3:4:5। यही क्वेश्चन के अंदर डिमांड कर रहा था कि प्रूफ करके दिखाओ रेशो 3:4:5 आती है, तो हमने वो इजीली प्रूफ कर लिया, रेशो है 3:4:5। Then we have the last question of this exercise and question is saying the angles of a quadrilateral। quadrilateral का मतलब कोई भी 4 साइडेड फिगर है हमारे पास और उसके एंगल जो है वो AP में है। एक 4 साइडेड फिगर के अंदर टोटल 4 एंगल होते हैं और वो चारों के चारों एंगल AP में है, और हम ये जानते हैं कि 4 साइडेड फिगर के एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाला क्वेश्चन करने को आए और उसके अंदर आपको सम दिया जाए तो आप उसके अंदर जो मैंने आपको डाटा लिखवाया था आप उनको लेट करेंगे। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें डायरेक्ट लिख के दिया ही नहीं हुआ कि सम ये है, कहीं नहीं लिखा हुआ ना कि सम ये है। हमने अपने आप पता लगाया। हमने क्या पता लगाया? हमने ये पता लगाया कि जो 4 साइडेड फिगर होती है क्वाड्रिलेटरल, ये इस तरह से बनती है। तो इस तरह की फिगर के अंदर जो 4 एंगल होते हैं, इन चारों एंगल्स का जो सम है, ठीक है, इन चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होता है। तो जैसे ही सम आया और 4 नंबर का केस आया तो हम समझ गए कि हम इसके अंदर फर्स्ट वाले नंबर को या फिर फर्स्ट वाले एंगल को मानेंगे a-3d, सेकंड वाले को मानेंगे a-d, थर्ड नंबर को मानेंगे a+d और फोर्थ नंबर को मानेंगे a+3d। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू a-3d, सेकंड एंगल आएगा a-d, थर्ड एंगल आएगा अपने पास a+d और फोर्थ एंगल आएगा अपने पास a+3d। यहाँ पे ये है सेकंड एंगल, ये है अपना थर्ड एंगल और ये है अपने पास फोर्थ एंगल।
ठीक है भाई, क्वेश्चन के अंदर हिडन इंफॉर्मेशन थी तो हम यहाँ पे नॉर्मल लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन सबको प्लस करेंगे तो वो 360 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 3d, इसमें ऐड करेंगे a माइनस डी, इसमें ऐड करेंगे a प्लस डी और उसमें भी ऐड करेंगे a प्लस 3d। तो अपने पास ये एंगल बनेगा 360। माइनस का 3d प्लस का 3d, माइनस का d प्लस का d कैंसिल, तो वैल्यू आई 4a इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब है a की वैल्यू आ गई 90। हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली 90 डिग्री। अब d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है द ग्रेटेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल। तो सबसे बड़ा एंगल चौथे नंबर वाला है ना, ये वाला, दिस इज द ग्रेटेस्ट एंगल। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो ग्रेटेस्ट एंगल है यानी कि जो फोर्थ एंगल है वो डबल है सबसे छोटे एंगल का। सबसे छोटा एंगल ये ऊपर फर्स्ट वाला है, दिस इज द वेरी वेरी स्मॉलेस्ट एंगल। तो जो सबसे बड़ा एंगल है वो डबल है, डबल यानी कि ट्वाइस है सबसे छोटे का। तो सबसे छोटा यानी कि फर्स्ट वाला एंगल। तो फोर्थ नंबर वाला एंगल है हमारे पास a प्लस 3d और इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई सबसे छोटा यानी कि फर्स्ट एंगल है अपने पास a माइनस 3d। a की वैल्यू पुट करने से पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे तो बन जाएगा ये a प्लस 3d इज इक्वल टू 2a। 2 को a से मल्टीप्लाई करा 2a, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 6d। ये प्लस का a वहां पर जाएगा तो माइनस होगा, तो 2a में से a माइनस करेंगे a आएगा। ये 3d यहाँ पे सेम रहेगा, माइनस का 6d यहाँ पर आएगा तो प्लस होगा। 3 में 6 प्लस करेंगे तो बनेगा 9d। a की वैल्यू आ गई 9d। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9d इज इक्वल टू a की वैल्यू है 90। 9 और 90 कैंसिल होकर आपके पास आंसर बना देंगे d इज इक्वल टू 10। बताइए क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है? हमारे पास a की वैल्यू आ गई 90 और d की वैल्यू आ गई 10। नाउ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि चारों एंगल बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो हमारा फर्स्ट एंगल है वो क्या बनेगा, a माइनस 3d बनेगा। a की वैल्यू है अपने पास 90, तो 90 में माइनस करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि फर्स्ट एंगल की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। वेरी वेरी सिंपल। सेकंड एंगल की वैल्यू बनेगी a माइनस डी यानी कि 90 में माइनस करेंगे सिर्फ और सिर्फ 10, तो इसकी वैल्यू बनेगी अपने पास 70। और भी बहुत सिंपल हो गया। फिर हमें फाइंड करना है थर्ड नंबर यानी कि थर्ड एंगल। ये बनेगा अपने पास a प्लस डी यानी कि 90 में प्लस करेंगे 10, तो ये बनेगा अपने पास 100। बच्चे कह रहे हैं सर 90 में से 10 माइनस करोगे तो 80 आएगा। 80 लिख लेते हैं यार, 80 आएगा। तो फिर हमें फाइंड करना है फोर्थ एंगल। सो फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 90 प्लस में 3d, सो 90 प्लस में 3 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 120। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आया 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री और 120 डिग्री। बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। मैंने आपके साथ जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, चाहे बड़े क्वेश्चन हो चाहे छोटे क्वेश्चन हो, सारे आपको कवर करवा दिए हैं। अब आपको वीडियो में अगर कोई डाउट है, छोटा सा भी डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एपी। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और मेरे भाई जाते जाते वीडियो के ऊपर लाइक बटन प्रेस जरूर कर देना और साथ में दिया हुआ घंटा बजा देना ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए।